नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ रीट के हमारे विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की अगली टेस्ट सीरीज। दोस्तों आपको पता है कि हमने संस्कृत की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करो। इसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों वैसे हम इसमें सारी टॉपिक को शामिल कर लेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस जून के मंथ में लगभग सारा कोर्स आपका करवा दिया जाएगा टेस्ट के रूप में। और कोई भी टॉपिक आपके लिए कठिन लग रहा है तो उसमें आप बता सकते हैं, वो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एकदम सरल तरीका से आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस टेस्ट सीरीज में कि रीट या आरटेट में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, उनका संकलन है यहाँ पर, तो मैं उनको एक साथ आपको बताऊंगा। 30 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इससे थोड़ा सा आपको ये भी पता रहेगा कि भाई आपकी जो रीट की एग्जाम होएगी उसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सारा कुछ लेकर आते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। हमारा आज की सीरीज का पहला सवाल देखिए, सवाल को पढ़ते हैं। यद्यपि इत्यत्र संधि विच्छेद है के। प्रश्न है यद्यपि यहां पर संधि विच्छेद है। यद्यपि आप जानते हैं इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है। यद्यपि जो हमारा शब्द है इसमें आपको संधि विच्छेद बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए पे, देखिए यहां पहला ऑप्शन है यदि धन अपि। दूसरा ऑप्शन है आपका यद्य धन अपि। तीसरा ऑप्शन है यदि धन अपि और चौथा ऑप्शन है यदि धन अपि। ये चार ऑप्शन है, इन चार में से सही वाला छांटिए फटाफट, कौन सा सही होगा। चलिए बताइए, अपना अपना आंसर ढूंढना और लास्ट में आप स्कोर भी बताना कि सर हमारा इतना स्कोर हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा से। कौन सा होगा? से। पता लग गया आपको क्यों होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ यदि और इधर है आपका अपि। ये आपका होगा इस तरीका से, यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, यद्यपि बन जाएगा, इको यणचि सूत्र से यण संधि हो जाएगी। बाकी ऑप्शंस में नहीं हो सकता है क्योंकि पहले ऑप्शन में दीर्घ ई दे रखा है जो कि अशुद्ध है, और दूसरे वाले ऑप्शन में आपका यद्य दे रखा है जो कि वैसे ही गलत है। चौथे ऑप्शन में आपको यदि तो ठीक है, लेकिन अपि में दीर्घ ई है जो कि ठीक नहीं है, अपि में दीर्घ ई नहीं होती है। ठीक, इस तरह से आपका से वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, इस तरह के सवाल संधि से पूछे जा सकते हैं आपकी। चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा सवाल है 2 नंबर पे। सवाल देखते हैं। हमारा जो सवाल है ये शब्द रूपों पर आधारित है। शब्द रूप आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि शब्द रूप आपको हल्के में नहीं लेने हैं। शब्द रूपों के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। चतस्रः इत्यस्य पदस्य पुल्लिंग रूपम अस्ति। चतस्रः जो हमारा पद है इसका पुल्लिंग रूप आपको बताना है। चतस्र आपका स्त्रीलिंग का रूप है दोस्तों, इसका आपको पुल्लिंग बताना कि पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा। चत्वारि पहला ऑप्शन है, चतुर है दूसरा ऑप्शन है, चतस्रः आपका तीसरा ऑप्शन है और चत्वारः यहाँ आपका ये चौथा ऑप्शन है। तो बताइए कौन सा बनेगा आपका। अब यहाँ पूछ रहा है कि पुल्लिंग रूप लिखना है। अब चतस्रः आपका जो बनता है वो स्त्रीलिंग में बनता है, ठीक है, और ये बनता है प्रथमा विभक्ति के अंदर। अब द्वितीय विभक्ति के अंदर भी चतस्रः ही बनता है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 आंसर हो सकते हैं आपके, ये वाले बे और दे आपके आंसर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों हो सकते हैं और ये 2 क्यों नहीं हो सकते? ए वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चत्वारी बनता है नपुंसक लिंग में, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। चतस्रः बनता है आपका स्त्रीलिंग में, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो चतुर है जो बनता है दोस्तों, चतुरः पुल्लिंग में बनता है आपका। ठीक है, किस में बनता है? पुल्लिंग के अंदर बनता है, ये आपका पुल्लिंग में बनता है। ठीक है, और चत्वार है आपका, ये भी पुल्लिंग में बनता है। ये दोनों ही पुल्लिंग के हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि चत्वारे तो बनता है आपका प्रथमा विभक्ति के अंदर और चतुर है बनता है आपका द्वितीय विभक्ति के अंदर। ये अंतर है दोनों में, तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए कि चतुरः में आपको विभक्ति वचन बताना है, तो आप पता तो रहना चाहिए ना आपको इस तरीका से। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही सही हैं, यानी कि वे भी कर सकते हो और दे भी कर सकते हो। दोस्तों इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते तो आपको क्लियर हो जाता, केवल एक ही आंसर हो जाता उसमें। तो उसमें हमें करना पड़ता कि पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति बतानी है आपको, पुल्लिंग के अंदर प्रथम विभक्ति बतानी है, तो सिंपल है, प्रथम विभक्ति के अंदर तो चत्वारः ही बनता है, द्वितीय विभक्ति बतानी है तो चतुरः बनता है। ऐसे अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। सवाल है स्तः इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत।
स्तः जो पद है हमारा, इसको आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है। किस में करना है? लंग लकार में। अब लंग लकार का मतलब जानते हैं, भूतकाल होता है दोस्तों, भूतकाल। अब आपको इसके रूप आने चाहिए कि भाई स्तः बनता कहां पर है। सबसे पहली चीज तो ये कि स्तः कहां पर बनता है, तो बताइए आप ढूंढ के कि भाई स्तः कहां पर बनता है, तभी तो आप कर पाओगे। अस्ति स्तः संति, इस तरह रूप चलता है इसका, अस्ति स्तः संति, ऐसे रूप चलता है। तो ये है आपका अस धातु का रूप है, ऐसे चलता है अस्ति, ठीक है। फिर अस्ति के बाद में आपका द्विवचन में आता है स्तः, इस तरीका से, और बहुवचन में आता है संति, इस तरह से, अस्ति स्तः संति। ये हमारा प्रथम पुरुष है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, ये तो आपका लट लकार का रूप है, ये पूछ रहा है कि लंग लकार में बदलना है इसको। लंग लकार में चलता है रूप आसीत आस्ताम आसन, आसीत आस्ताम आसन, इस तरह रूप चलता है इसमें। तो आप समझ गए होंगे क्या रूप बनेगा। आसीत बनता है एक वचन में, ठीक है, द्विवचन बनता है आस्ताम, और बहुवचन बनता है आसन, आसीत आस्ताम आसन, ऐसे चलेगा। तो इसमें कौन सा होगा? आस्ताम, ये वाला होगा, समझ गए। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर द्विवचन पूछा जा रहा है आपसे। बहुवचन पूछते संति लिखा होता स्तः की जगह, और एक वचन पूछते तो अस्ति लिखा होता स्तः की जगह। तो समझ गए, आपको लंग लकार में रूप चलाना है आसीत आस्ताम आसन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 4 नंबर पे, ये भी शब्द रूपों पर ही आधारित है। यहाँ पर प्रत्यय का सवाल पूछा है शब्द रूप देकर के। स्मृति ही इत्यत्र कै प्रत्ययः, कह रहे हैं कि स्मृति ही जो हमारा शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है, ठीक है, सिंपल है। तो स्मृति में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन है 3 प्रत्यय, ती ही प्रत्यय, तिप प्रत्यय, इक्तः प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यहां पर आपका इक्तन प्रत्यय है, 3 प्रत्यय, इसमें से आपका ती बचता है, बन जाता है स्मृति से स्मृति ही, ठीक है, और इससे जो रूप बनेगा वो स्त्रीलिंग में बनता है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलिए, स्मृति ही, स्मृति इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही, स्मृति इत्यस्मिन् पदे, यानी इस स्मृति पद में कौन सी विभक्ति है, ऐसे आपको बताना है। अब स्मृति ही जो बना हुआ शब्द है आपका, ये स्त्रीलिंग का है। तो जैसे मति का रूप चलाते हो आप, इस तरह से रूप चला सकते हैं। तो मति का रूप कैसे चलता है उसको ध्यान रखिए दिमाग में, और इसका रूप पता लग जाएगा। तो बताइए, स्मृति ही जो पद है उसमें प्रथमा एक वचन होगा क्या, द्वितीय एक वचन होगा क्या, प्रथमा द्विवचन होगा क्या, या द्वितीय एक वचन होगा? बताओ फटाफट क्या होगा इसमें सही आंसर, बताइए, सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथमा द्विवचन, ऑप्शन नंबर 3, प्रथमा द्विवचन इसका राइट आंसर होगा। आप मति का रूप याद रखो दिमाग में, मति मति मतयः, मतिम मति मतिहि, मत्या मतिभ्याम मतिभिः। तो मति मति मतयः, ऐसे आप रूप बोल सकते हैं। तो स्मृति 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 स्मृतयः, इस तरीका से रूप चल जाएगा। तो प्रथमा के द्विवचन में ये रूप बन जाएगा। शब्द रूपों को आप डेली पढ़ो, डेली पढ़ो उनको, बस आवृत्ति करो उनकी, फटाफट याद हो जाएंगे आपको, कंठस्थ हो जाएंगे आपको, शब्द रूप गलत नहीं होगा आपका। आगे चलिए, अगला सवाल है प्रसार्य इत्यत्र कै प्रत्ययः, प्रसार्य इत्यत्र कै प्रत्यय। प्रसार्य में आपको प्रत्यय बताना है, यत् प्रत्यय, अण्यत् प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। बताओ कौन सा राइट होगा? यत् नहीं होगा, अण्यत् भी नहीं होगा और क्यप भी नहीं होगा, तो यहां हो जाएगा ल्यप प्रत्यय, ल्यप। समझ गए क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखे हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, जब किसी धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर आपको ल्यप प्रत्यय करना होता है, इस तरीका से। आगे चलिए, अगला है दुर्मनसम इत्यत्र कैः उपसर्ग है। दुर्मनसम में आपको उपसर्ग बताना है। दुर्मनसम में उपसर्ग बताइए, दुह, दुस, दु, दुर, कौन सा उपसर्ग होगा बताओ फटाफट? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर। इसमें हो जाएगा दोस्तों दुर उपसर्ग है। कौन सा है? दुर। फिर जोड़ दोगे तो बन जाएगा दुर्मनसम, मनसम में दुर जोड़ा तो दुर्मनसम बन जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल है प्रियवाहिनी इत्यत्र कैः प्रत्ययः। प्रियवाहिनी में आपको प्रत्यय बताना है। प्रियवाहिनी में बताओ णि प्रत्यय, इनि प्रत्यय, इय प्रत्यय, नी प्रत्यय है। बताओ फटाफट कौन सा होगा?
चलिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऋणी प्रत्यय, इसमें ऋणी प्रत्यय है, ठीक है, प्रियवादिनी, इस तरीका से इसमें रूप बनते हैं, ठीक है। कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, सवाल आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। आगे चलिए देखो, अगला हमारा सवाल है, ये सवाल आपका संधि पर आधारित है 9 नंबर पे। बारांगनेव इत्यत्र कह संधि, बारांगनेव में आपको संधि बतानी है। बारांगनेव, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, बताओ फटाफट बताइए क्या होगी। यण संधि नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि 21 स्थान पर यण होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। आगे है गुण संधि, हाँ गुण संधि बिल्कुल हो सकती है, कि गुण के अंदर क्या होता है आपको पता होगा, ए होता है या ओ होता है या अर होता है या अल होता है, केवल 4 ही हमारे काम हो इसमें होते हैं। तो इसमें हमें ए दिख रहा है रमेश की तरह, तो यहाँ पर हमारी गुण संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि नहीं होगी इसमें, ठीक है। अयादि संधि भी नहीं होगी, क्योंकि अय आदि का इसमें कहीं पर भी मतलब हमें उच्चारण नहीं दिख रहा है या आदेश इसका नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। तो यहाँ दोस्तों कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाती है, ठीक है। बारांगना धन इव करके आप गुण संधि कर लोगे, बन जाएगा रूप आपका। आगे चलिए, अगला है हमारा दयालुरपि इत्यत्र कह संधि विच्छेद है। दयालुरपि में संधि विच्छेद बताना है। दयालुर्धन अपि, दयालुहु धन अपि, दयालुस धन अपि, दया आलुर्धन अपि, बताइए कौन सा सही होगा इसमें, फटाफट ढूंढिए अपना अपना आंसर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बे। अब बे क्यों हुआ आप खुद सोच लीजिए, यहाँ पर जो रे है इस रे का विसर्ग बन गया, ठीक है। जब संधि विच्छेद करोगे तो रे विसर्ग में बदल जाएगा, इसका मतलब है कि ये विसर्ग संधि का है उदाहरण है। विसर्ग का रे बन करके दयालुरपि बना, दयालुरपि, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आगे चलो, वसुधैव इत्यत्र संधि विच्छेद है कार्य है। वसुधा धन क्या होगा बताइए, वसुधा धन इव, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव, वसुधा धन ईव, बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए बताइए, हाँ ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि से ऑप्शन राइट है, वसुधा धन एव। अब यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। जब 2 मात्रा दिख रही है तो इससे अंदाजा लगा लेना कि वृद्धि संधि है, 1 मात्रा दिखती तो अंदाजा लग जाता कि इसमें गुण संधि है, ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो वसुधा धन एव वृद्धि कर लोगे आप, वसुधैव बन जाएगा, ममैव की तरह, सदैव की तरह, इस तरीका से। अगला सवाल देखिए, इसमें अगला सवाल है हमारा, यहां से देखिए 12 नंबर पे, महत्वम इत्यत्र क है प्रत्यय। महत्वम में प्रत्यय बताना है, तम प्रत्यय, तल प्रत्यय, त प्रत्यय, त्व प्रत्यय, बताओ 12 नंबर में क्या आंसर होगा। महत्वम, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, देखो त्व प्रत्यय, क्या हो जाएगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। तल इसमें होता नहीं है, तमप इसमें है नहीं, त प्रत्यय इसमें है नहीं, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका त्व प्रत्यय, क्या हो जाएगा, त्व। महत में त्व जोड़ा तो महत्वम बन गया, ठीक है, इस तरीका से। आगे चले, चलिए, संस्कृति ही इत्यत्र कै उपसर्ग है। संस्कृति ही में उपसर्ग बताना है। संस्कृति में उपसर्ग होगा, बताइए से या सम या सु या से है, कौन सा उपसर्ग होगा। सिंपल है, इसमें आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। जिस तरह संस्कृत में सम उपसर्ग होता है उसी तरह संस्कृति में भी सम उपसर्ग होगा, कोई अलग नहीं है इसमें। आगे चलिए, देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 14 नंबर पे, कर्म फलम इत्यत्र कह समास है। कर्म फलम में आपको समास बताना है, कर्म फलम। अब देखो, समास देखने के लिए, समास का पता लगाने के लिए आप उसका हिंदी अर्थ मन में सोचिए, क्या हिंदी अर्थ हो सकता है उसका, ठीक है, तो उससे भी अंदाजा लग सकता है। और वैसे आपको संस्कृत के नियम याद होने चाहिए, उससे भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। और अभ्यास व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, अभ्यास इत्यादि के माध्यम से उससे पता चल जाता है। कर्मों का फल, तो इसका मतलब कौन समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो यहां हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय होगा नहीं, क्योंकि कर्मधारय उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य में होता है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद बहुव्रीहि समास होगा नहीं, बहुव्रीहि में आपका अन्यार्थ निकलता है। और द्वंद्व समास होगा नहीं, क्योंकि चे के अर्थ में द्वंद्व होता है। कर्म और फल ऐसा तो हम कह नहीं सकते यहाँ पर, तो यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा कर्मों का फल, कर्म फलम, कर्म फल हो जाएगा वो, ठीक है, इस तरीका से। आगे चलिए, वकारस्य उच्चारण स्थानम किम। वकारस्य उच्चारण स्थान बताना है, सिंपल है।
तो उच्चारण स्थान आपको याद रहने चाहिए। वकार का उच्चारण होता है दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 16 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं। अहम पुस्तकम पठामि वाक्यस्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। ये जो वाक्य है आपका कर्तृवाच्य का है। अब वाच्य परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है तो सिंपल है, आपसे कर्मवाच्य पूछ रहे हैं, यानी कि कर्मवाच्य आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। मया पुस्तकान पठ्यन्ते, मया पुस्तकानि पठ्यते, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, अहम पुस्तक ही पठ्यते। अब देखो इसका नियम होता है दोस्तों 311, कर्मवाच्य का नियम होता है 311, यानी 311 आपको चेंज करना होता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों के चारों गलत हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। ये जल्दीबाजी में देखा नहीं इसको ऑप्शंस को, तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो एक भी सही नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कर्ता को तृतीया में लाना होता है, तो आप तृतीया में लाइए। अहम शब्द का रूप आपको याद होना चाहिए तृतीया में लाने के लिए। तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, तो मया आ जाएगा एक तो। ठीक है, मया, मया आ गया। अब इसके बाद में जो आपकी बीच में पुस्तक दे रखी है ना, ये कर्म है आपका। पुस्तकम क्या है? कर्म। अब कर्म को हमें प्रथमा में लाना होता है, प्रथमा विभक्ति के अंदर। अब आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति में रूप चलाएंगे हम पुस्तक का, तो पुस्तक का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम चलता है, तो आपको दिखेगा तो वैसा ही, लेकिन ये प्रथमा में आ जाएगी पुस्तक। अभी फिलहाल में जो पुस्तकम लिखा हुआ है ये आपका कर्म है। ठीक है, पुस्तकम। लेकिन अब जैसे ही इसको कर्मवाच्य में लाएंगे तो यहां पर पुस्तकम की जगह दिखेगा पुस्तकम ही, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय में सेम बनता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो यहां पर हो जाएगा पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। अब ये पुस्तकम जो लिखा है हमने, ये आपका प्रथमा विभक्ति का रूप है, और यहां पर जो लिखा हुआ है आपके अहम पुस्तकम पठामि में, वो पुस्तकम आपका द्वितीय विभक्ति का रूप है, यानी कि वो कर्म है, ऐसे समझ लो आप। तो मया पुस्तकम। अब यहां पर क्रिया क्या लिखें हम? तो क्रिया के लिए पुस्तकम के अनुसार क्रिया बनानी होगी आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखनी होगी पठ्यते। क्या लिखना होगा? पठ्यते, इस तरह से। ये मया पुस्तकम पठ्यते, ये आपका बनेगा कर्मवाच्य। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्लियर? ऐसे हमारा वाच्य परिवर्तन होता है। अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको हम कर्तृवाच्य में भी ला सकते हैं। कर्तृवाच्य में लाने के लिए हमारा नियम होता है, क्या नियम होता है बताइए? 121 का, यानी 121 में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि जो तृतीया में लिखा हुआ है मया, इसको आप पहले में लेके आओ, यानी प्रथम विभक्ति में लाओ, तो प्रथमा में अहम होता है। पुस्तकम को आप द्वितीय विभक्ति में लाओ, तो पुस्तकम द्वितीय में भी सेम पुस्तकम ही बनेगा। उसके बाद में रूप चलाना होता है आपको कर्तृवाच्य के हिसाब से, तो पठती, पठता, पठंती चलता है। अब यहां पर जो क्रिया आएगी वो आपकी कर्ता के हिसाब से आएगी, लेकिन यहां जो क्रिया आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी कर्म के हिसाब से। ये अंतर होता है यहां पर। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहां पर 17 नंबर। मूल्यांकनम कतिविधम भवति। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन त्रिविधम, एकविधम, या द्विविधम, या चतुर्विधम। तो इसका राइट हो जाएगा द्विविधम। दोस्तों मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक होता है और एक बाह्य मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा 18 नंबर। सवाल कह रहा है संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथमम भाषा कौशलम विद्यते। बहुत बढ़िया सवाल है। संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा होता है? सर्वप्रथम भाषा कौशल श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। बताओ कौन सा इसमें राइट होगा? तो मैं आपको क्रम बता देता हूं। हमारे मतलब शिक्षण के अंदर, संस्कृत का शिक्षण हो या कोई भी हो, उसमें 4 कौशल होते हैं दोस्तों। अब चारों कौशलों का क्रम आपको पता होना चाहिए, कि क्रम वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है और अब भी आ सकता है। तो उसका क्रम मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक है SBPL। ये हमारी क्रम है, इस तरह से क्रम रहेगा चारों आपके भाषा कौशलों का। S का मतलब यहां पर श्रवण कौशल है, B का मतलब यहां पर भाषण कौशल है, P का मतलब यहां पर पठन कौशल है, और लास्ट में L का मतलब लेखन कौशल है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, SBPL। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा है?
तो सर्वप्रथम में आपको पता है कि श्रवण आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवणम। क्लियर? आगे चलिए, अगला सवाल है उदाहरणानि प्रस्तूय नियमस्य कथनम इति कह विधि। उदाहरणों को प्रस्तुत करके नियम का कथन करना, यह कौन सी विधि है? ऑप्शन है सूत्र विधि ही, निगमन विधि ही, व्याख्या विधि ही, आगमन विधि ही। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि आगमन विधि राइट हो जाएगा। उदाहरणों को प्रस्तुत करके नियम को बताया जाता है आगमन विधि में, और पहले नियम बताएं फिर उदाहरण बताएं, उसको कहते हैं निगमन विधि। उसको क्या कहते हैं? निगमन विधि। निगमन और आगमन एक दूसरे के विपरीत मानो, एक दूसरे के विलोम मानो आप। निगमन में हम पहले सूत्र बताएंगे बच्चों को, फिर उदाहरण समझेंगे, लेकिन आगमन विधि में हम पहले उदाहरण बताएंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका उदाहरण समझेंगे, उसके बाद में हम सूत्र पर जाते हैं, नियम पर हम जाते हैं, ऐसे समझ लो। सूत्र विधि आप जानते हैं, सूत्र के माध्यम से, व्याख्या विधि आप जानते हैं, तो राइट आंसर आगमन विधि हो जाएगा। अगला सवाल है प्राचीनतम है विधि ही के। प्राचीनतम विधि कौन सी है? पारायण विधि ही, व्याख्या विधि ही, सूत्र विधि ही, आगमन विधि ही। फटाफट राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्राचीनतम विधि बतानी है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पारायण विधि प्राचीनतम विधि है। ठीक है, ये पाणिनि के समय से प्रचलित है आपकी। आगे चलिए, परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है? परंपरागत सहायकोपकरण दूरदर्शनम, श्यामपट्टे है, मानचित्रम, आकाशवाणी। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट आप जानते हैं परंपरागत सहायक उपकरण है ये। ठीक है, अगला सवाल, प्राथमिक स्तरे कोयम विधि ही उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि उपयुक्त है? इनमें से आपको छांट के बताना है। बताइए कौन सी होगी। कथा विधि ही, प्रश्न विधि ही, उदाहरण विधि ही, भाषण विधि ही। राइट बताना, राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर दोस्तों सबसे बढ़िया जो विधि होती है वो होती है कथा विधि। प्राथमिक स्तर पर आप कथा विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए, बहुत ही जल्दी से बच्चे सीखेंगे, बहुत अच्छे से अधिगम होगा उनको। प्रश्न विधि के माध्यम से हम नहीं पढ़ा सकते, उदाहरण विधि, भाषण विधि, इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्यादा उचित नहीं है यहां पर। अगला सवाल देखिए 23 नंबर का, व्याकरण शिक्षण से कोयम विधि ही। यहां पर व्याकरण शिक्षण की विधि आपको बतानी है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लिया कि पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, नाटक शिक्षण की विधि कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है, यहां से आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है। निगमन विधि ही, आगमन विधि ही, आगमन निगमन विधि ही, सूत्र विधि ही। व्याकरण शिक्षण से कोयम विधि ही, ये हमारा सवाल है। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसका। तो इसका हो जाएगा दोस्तों से आगमन निगमन विधि। ठीक है, वैसे तो सूत्र विधि भी है इसमें, लेकिन व्याकरण शिक्षण से कोयम विधि, ये इसमें जो मेन विधि है वो आगमन निगमन विधि है व्याकरण की। ठीक है, आगमन निगमन में अलग अलग दे रखा है, लेकिन जब एक साथ नाम दे रखा है मान लो ऑप्शन में, तो आपको राइट आंसर यही लगाना होगा, आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि ही मुख्य रूप से व्याकरण में काम आती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, शिक्षणम सूत्रम विद्यते। शिक्षण सूत्रम विद्यते, सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, सरलात् सरलम प्रति। इनमें से आपको बताना है कि शिक्षण सूत्र कौन सा है। तो शिक्षण सूत्र इसमें जो सही है वो ये है कि भाई सरल से कठिन की ओर हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो पहला सही हो जाएगा सरलात् कठिनम प्रति। पहले सरल चीज बच्चों को पढ़ाइए, उसके बाद में कठिन चीज पर आप जाइए, ये एक तरीका होता है शिक्षण का। अगला है हमारा, देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए। एक पदम, एक वाक्यम, वाक्यत्रयम व चतुष्टयम, 10 या 12 वाक्यानि। बताइए लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें उत्तर सीमा होती है दोस्तों वाक्यत्रयम या चतुष्टयम, 3 वाक्य या 4 वाक्य, ये उत्तर सीमा है, उसकी लिमिट होती है फिक्स, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा 26 नंबर। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या आंसर होगा, ढूंढिए। ए एवं चे आ इत्यस्य परस्परम भवति। कह रहे हैं कि ए एवं आ,
ठीक है, इनकी परस्पर क्या होती है, ये हमारा सवाल है। तो बताना है संयोग संज्ञा होती है क्या, सवर्ण संज्ञा, पद संज्ञा या फिर संहिता संज्ञा। बताओ ए और आ दोनों की क्या होगी, कौन सी संज्ञा होगी, ऐसे समझो आप। तो इसका राइट आंसर होगा सवर्ण संज्ञा। हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि जो एक दूसरे के सवर्णी होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। केवल देखने से नहीं है, कैसे पहचान करते हैं ये भी हम बता चुके हैं। उच्चारण स्थान हमें इसका चेक करना होता है, इसके अलावा आभ्यंतर प्रयत्न चेक करना होता है। ये दोनों जिसके समान हो तो वो एक दूसरे के सवर्णी कहलाते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसे हम आपको बता चुके हैं। तो ए जो है, ए का उच्चारण स्थान और आ का उच्चारण स्थान सेम है। इसके अलावा ए और आ दोनों का आपका अभ्यंतर प्रयत्न भी सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में सवर्णी हैं, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। चलें आगे, चलिए अगला सवाल है हमारा, तत् शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचने किम रूपम। बहुत बढ़िया सवाल है। तत् शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा, प्रथमा बहुवचन का रूप बताना है तत् शब्द का। तो दोस्तों तत् शब्द आपको पता है कि तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है, लेकिन हमसे केवल ये क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग में। तो मैं स्त्रीलिंग की प्रथमा व्यक्ति लिख रहा हूं यहां पर। प्रथमा व्यक्ति में स्त्रीलिंग में क्या रूप चलता है, मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं यहां पर। स्त्रीलिंग में चलेगा सा, ते, ताहा। ये हमारी स्त्रीलिंग की पहली लाइन है, यानी कि प्रथमा व्यक्ति की लाइन है और हमसे प्रथमा व्यक्ति में ही पूछा जा रहा है। तो आप अब उत्तर ढूंढ लो। आपसे कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन में बताना है। तो ये तो रहा आपका एक वचन, ये रहा द्विवचन और ये रहा आपका बहुवचन। तो बहुवचन में हो जाएगा ताहा। क्या हो जाएगा, ताहा। समझ गए। ऑप्शन देखिए कहां पर है, ये रास्ते में ताहा। ते नहीं होगा क्योंकि ते तो आपका द्विवचन बन रहा है। तानी इसलिए नहीं होगा क्योंकि नपुंसक लिंग का रूप है। ता भी नहीं होगा क्योंकि तृतीया का रूप है। इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ताहा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा उपसर्ग पर आधारित सवाल। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। आनयति इत्यस्मिन् पदे कः उपसर्ग है। आनयति जो हमारा पद है इसमें उपसर्ग बताना है। बताइए आम, आंग, आन या फिर अन, कौन सा उपसर्ग है ढूंढिए। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसमें आंग उपसर्ग है दोस्तों। कौन सा है, आंग। आपको पता है कि आंग उपसर्ग के अंदर जो ङ आपको दिख रहा है इसकी इत्संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है, केवल आ बचता है। जब आ को आप नयति में मिलाओगे इस तरह से तो आपका बन जाएगा आनयति। क्या बन जाएगा, आनयति। ठीक है, और यही हमसे पूछा जा रहा है। चले अगला सवाल देखते हैं, सेकंड लास्ट। अब अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ये देखिए यहाँ पर 29 नंबर, यानी कि सेकंड लास्ट है आज के सेशन के हिसाब से हमारा सवाल। सवाल है गुण संधि ही विधायकम सूत्रम अस्ति। गुण संधि विधायक सूत्र, इस तरह का कोई भी सवाल आए विधायक सूत्र पूछा जाए तो समझ लेना कि वो संधि का सूत्र पूछ रहे हैं, यानी किससे संधि होती है वो वाला सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि गुण संधि कौन सा सूत्र करता है, ये है इसका मतलब गुण संधि करने वाला सूत्र आपसे पूछ रहे हैं। तो बताइए आदगुण, अधिंगुण, एंगी पर रूपम, अचो अंत्यादि टी। देखो एंगी पर रूपम तो पर रूप में होता है तो ये वैसे नहीं है। अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा होती है तो ये नहीं होगा। अब यहां बचे दो में कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे विद्यार्थी अधिंगुण कर देते हैं, कोई आदगुण कर देता है, मतलब स्पष्टता नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आदगुण है। आदगुण आपका राइट हो जाएगा। आदगुण से हमारी गुण संधि होती है, जबकि अधिंग गुण से गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा यानी कि कौन से वर्ण गुण होंगे, किन वर्णों की गुण संज्ञा होगी, ये हमें अधिंग गुण बताएगा। ठीक है, जैसे कि ए और ओ ये तीन हैं जिनकी गुण संज्ञा होती है। ए जो है वो रे और ले के साथ आता है, यानी कि अर और अल के रूप में आता है उरन रफर की सहायता से। ठीक है, ये तो है हमारा अधिंग गुण है। आद गुण कहता है कि कहां पर गुण संधि होती है, ये हमें बताता है आद गुण सूत्र। गुण संधि कैसे होती है ये हमें कौन बताएगा, आद गुण सूत्र बताएगा। पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, कौन सा, गुण एक आदेश। ए या आ के बाद यदि ई, उ, री और री इनमें से कोई भी वर्ण मिलता है तो दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, अर्थात गुण संधि हो जाती है। ये आदगुण सूत्र बता रहा है।
ऐसे। तो राइट आंसर समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ। लास्ट प्रश्न है हमारा, देखिए 30 नंबर। वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरुते है। वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। तो आपको यहां पर हम एक बात बता देते हैं दोस्तों, जब कोई किसी से विद्या ग्रहण करता है, विद्या स्वीकार करता है, कुछ पढ़ता है, सीखता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिससे कुछ सीखा जा रहा है, जिससे कुछ पढ़ा जा रहा है, जिससे कुछ विद्या ग्रहण की जा रही है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें पंचमी विभक्ति हम लगाते हैं। एक सूत्र चलता है पंचमी के अंदर, आख्यातोपयोगी, उसके नियम के हिसाब से यहां पर हम पंचमी करते हैं। तो पंचमी वाला रूप ढूंढ लीजिए, वो ही राइट होगा। पहले नंबर पे लिखा हुआ है से अध्यापकात संस्कृतम पठति, ये ही सही है, वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है से अध्यापकी, अध्यापकी में सप्तमी लगा रखी है जो कि गलत है। सह अध्यापक है, प्रथमा लगा रखी है, गलत है। सह अध्यापक से षष्ठी लगा रखी है, गलत है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सह अध्यापकात संस्कृतम पठति। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नियम है उस नियम के हिसाब से पंचमी का प्रयोग होता है। कारक में आप पढ़ सकते हैं, पंचमी विभक्ति के अंदर आपको सूत्र मिल जाएगा, आख्यातोपयोगी। इस तरह से दोस्तों हमारे 30 प्रश्न हो जाते हैं आज के इस सेशन के। बहुत ही मोस्ट ये हमारे प्रश्न। अच्छे से वीडियो को देखना है, सुनना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, छोटा सा काम आप कर सकते हैं। क्योंकि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। और फिर आने वाली जो भी हमारी वीडियो रहेंगी, जो भी हमारा मैटर रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। यदि आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स इत्यादि चाहते हैं, वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास या फिर लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट आप उस पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ फ्री में वहाँ पर कुछ वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, और फ्री में कुछ वहाँ पर PDF नोट्स भी मिल जाएंगे आपके संस्कृत रीड के लिए। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आप जाइए, विजिट करिए, वहाँ पर आपको फ्री वाले मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।